Welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know वैदिक काल हम कवर कर रहे हैं, तो वैदिक काल चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है, तो इसे ख़त्म करके कल हम महाजनपद काल पर पहुंच जाएंगे। तो आई होप आपको एंशंट हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो इसी तरीके से हम पूरी कंप्लीट कर देंगे हिस्ट्री। तो जो आज ये वीडियो देख रहा है डायरेक्ट और जिसने ये पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्टली मैं कह रही हूँ कि आप पहले पीछे वाले वीडियोस देख लें, तभी आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेने के लिए नीचे पिन कमेंट के अंदर लिंक दे दिया गया है। उस लिंक पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन भी हो सकते हैं और पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक युग का महत्व। उत्तर भारत के सामाजिक संरचना के विकास में वैदिक सभ्यता का प्रत्यक्ष योगदान है। तो जो उत्तर भारत की जो सामाजिक संरचना है उसके अंदर डायरेक्ट किसका योगदान है? वैदिक युग का। ठीक है, वैदिक सभ्यता का सीधा सीधा डायरेक्ट योगदान है। ठीक है, फिर वैदिक संस्कृति का प्रसार दक्षिण भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी हुआ। जो वैदिक संस्कृति थी, ठीक है, जो हमने पढ़ा है, वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, वैदिक समाज, वैदिक अर्थव्यवस्था, जो हमने सब पढ़ी है, उन सब का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ है और भारत के अन्य उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी हुआ है। इस प्रकार इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भारतीय समाज तथा संस्कृति के विकास में इस सभ्यता का योगदान रहा है। ठीक है, तो ये दृष्टि से क्या पता चल रहा है कि एक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारतीय समाज और संस्कृति के विकास में वैदिक सभ्यता का योगदान रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, वैदिक विचारधारा के प्रचार से भारत में महापाषाणिक संस्कृति का प्रभाव कम होने लगा। तो जिसने महापाषाणिक संस्कृति पढ़ी है उसने ये देखा होगा कि वैदिक काल के अंदर जो कब्र जैसे थी, ऐसा कुछ नहीं था कि कब्र दफना के कि बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर टिका दिए गए हों जिससे कि निशानी रहे कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया है। इस संस्कृति का जो प्रभाव था वो बिल्कुल खत्म होने लग गया था वैदिक युग के प्रसार की वजह से। ठीक है, लोगों ने वैदिक संस्कृति को अपनाना ज़्यादा शुरू कर दिया था। ये क्या है? वैदिक युग का महत्व है अपने आप में। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। हड़प्पाई लोगों के विपरीत वैदिक आर्यों की जो दृष्टि थी वो अत्यंत लचीली थी। जैसा वैदिक आर्य लोग सोचते थे, हड़प्पाई लोग वैसा नहीं सोचते थे। ठीक है, वो हड़प्पाई लोग क्या है, एक ही जगह पर, वो पश्चिम के क्षेत्र के अंदर ही बसे हुए थे। उन्होंने बाकी क्षेत्रों में जाने की कोशिश नहीं की, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो पश्चिम के क्षेत्रों के अंदर ही फूली पनपी, है ना, फूली फली। लेकिन वैदिक आर्यों की जो सभ्यता थी वो दक्षिण के क्षेत्रों में भी थी, उपमहाद्वीप के पूर्व के क्षेत्रों में भी थी। ठीक है, तो ये कैसी थी? इनकी विचारधारा कैसी थी? इनको इनके अंदर विस्तार करने का अदम्य आकांक्षा थी इनके अंदर। ठीक है, उन्होंने देशी तत्वों के साथ संघर्ष नहीं किया, मतलब जो जो परेशानियां थी, जो जो कमियां थी, उन्होंने उन कमियों के साथ में संघर्ष भी किया, बल्कि उन्होंने देश की जो संस्कृति है उसके साथ में तालमेल भी बिठाया। ठीक है, उन्होंने जो गलत था उसको गलत ही बताया और बाकी जो सही है उसके साथ में अपने आप को सेट भी किया, एडजस्ट भी किया। किन्होंने? आर्यों ने। वे मुख्यतः क्या थे? पशुपालक थे। ठीक है, पहले पशुपालक थे, फिर धीरे धीरे कृषक भी बने। किंतु परवर्ती भारतीय संस्कृति के संपर्क के परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया? कृषि पेशे को भी अपना लिया। ठीक है, जो अन्य, जैसे कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो वहां से जब लोग आए महापाषाणिक संस्कृति वाले, उनसे जब संपर्क हुआ आर्यों का, तब उन्होंने कृषि पेशे को भी अपना लिया। पहले वो कौन थे? पशुपालक ही थे। फिर आर्यों ने गंगा यमुना द्वार के क्षेत्र में कृषि का भी प्रसार कर लिया। कब? जाके उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ऐसा क्या हुआ? लोहे का क्या होने लग गया? प्रसार होने लग गया। लेकिन लोहे का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है कृषि में। ठीक है, बेहतर किस्म के हथियारों और रथों के माध्यम से उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय पाई। जिन लोगों ने आक्रमण किया, जैसे कि एक विवाद है हड़प्पा सभ्यता के मामले में कि हड़प्पा सभ्यता पर किसी बाहरी आक्रमण की वजह से सभ्यता पर भारी आक्रमण हुआ और उससे क्या हो गया? इस सभ्यता का पतन हो गया। तो उसके विपरीत, हड़प्पाई लोगों के विपरीत की बात कर रहे हैं ना, तो इन्होंने क्या किया? बेहतर किस्म के हथियार और रथों के माध्यम से जो उनके ऊपर क्या कर रहे थे? आक्रमण कर रहे थे। अपने शत्रुओं पर क्या पाई? विजय पाई। ठीक है, शत्रुओं पर तो उन्होंने विजय पाई है, लेकिन जो प्राकृतिक और पर्यावरण के जो परेशानियां थी, ठीक है, जो मुसीबतें थी, जो आपदाएं थी, उनके साथ भी संघर्ष करके अपनी बस्तियों का क्या किया था? उन लोगों ने विकास किया था। ये थी वैदिक आर्यों की
महत्वता। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। ठीक है, भारत की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक संरचना के अंदर वैदिक सभ्यता का प्रत्यक्ष योगदान है। दूसरा, वैदिक आर्यों की जो दृष्टि थी वो क्या थी, लचीली थी। कैसे थी कि उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप क्षेत्र में अपना प्रसार किया। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम उन्हें पढ़ते हैं, उनके अध्ययन के बाद में हमें पता चलता है कि आर्यों की दृष्टि कैसी थी, आशावादी थी और प्रगतिशील थी। वो सोचते थे कि आशा पे ही, पूरी होप पे दुनिया टिकी है, तो वो हर बात में होप रखते थे। ठीक है, प्रगतिशील वो सोचते थे कि हम बढ़ते चलें। ठीक है, हम अगर हमने थोड़ा सीखा है तो इसके अंदर थोड़ा और ऐड करके आगे चलते रह जाएं। ठीक है, वैदिक कार्य जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते गए, पूर्व की ओर बढ़ते गए, जैसे ये हमारा ठीक है नक्शा है। ओके, तो इस नक्शे के पश्चिम से, पहले ये पश्चिम से इनका प्रसार होना शुरू हुआ है आर्यों का, पश्चिम से ये शुरू हुए हैं जाना। तो जैसे जैसे ये पूर्व की ओर गए वैसे वैसे इन्होंने पश्चिम को क्या कर दिया, भूलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि ये पश्चिम को अपने साथ में लेकर चलते रहे कि अब पश्चिम में ही रहेंगे हम, नहीं। जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे ये पश्चिम को भूलकर वर्तमान के साथ अपना संबंध जोड़ते रहे कि हाँ अब हमें थोड़ा आगे चलते जाना है, हमें थोड़ा और सीखना है। वे जीवन के गीत गाते थे, जीने के गीत गाते थे, ना कि मरने की बातें करते थे परेशान होकर कि मर जाएं, खत्म हो जाए, नहीं ऐसा नहीं। वो जीवन के गीत गाया करते थे, मृत्यु की चर्चा कभी नहीं करते थे। ठीक है, मृत्यु की चर्चा कभी नहीं करते थे। किसके परिप्रेक्ष्य, वो चाहते थे कि हम ना मरे, हमारा जीवन सुखदायी हो, लेकिन हमारे शत्रुओं का क्या हो जाए, विनाश हो जाए। वो शत्रुओं के परिप्रेक्ष्य को छोड़कर, ठीक है, क्या करते थे, जीवन के गीत गाया करते थे। यही वजह है कि 1000 वर्षों के अंदर ही, 1000 वर्षों के अंदर ही वैदिक आर्यों का प्रसार कैसे हो गया, उत्तर पश्चिम से पूरे भारत में हो गया, पूरे उत्तर भारत में हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। किस वजह से, कि उनकी सोच आशावादी थी। ठीक है, आशा, होप पर ही क्या टिकी है, दुनिया टिकी है। आशा पर ही उन्होंने क्या कर लिया, पूरे उत्तर भारत को कवर कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, प्रगतिशील सोच होने की वजह से ऐसा वो कर पाए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास ऐसी सोच नहीं थी। भारत की आधारभूत सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का निर्माण वैदिक युग में हुआ। ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का निर्माण वैदिक युग में हुआ। इस काल में राजतंत्र, है ना, आया था ना, नौकरशाही आरंभिक रूप से विकसित हो गई थी। स्टार्टिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था बिल्कुल। अब पहले तो राजा वगैरह थे नहीं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अभी हमें पता नहीं है कि वहाँ पे कौन सा सिस्टम चल रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे हम ये वेद पढ़ रहे हैं, जैसे हमने ग्रंथ पढ़े हैं, उनसे हमें पता चल रहा है कि जो राजतंत्र है, नौकरशाही है, ये स्टार्ट कहाँ से हो गई थी। इसका स्टार्टिंग रूप स्टार्ट हो गया था हमारा वैदिक युग के अंदर। वर्ण और जाति पर आधारित समाज का आधारभूत ढांचा भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसी काल में आया था। ठीक है, फिर इस काल में सामाजिक समानता का तत्व भी प्रबल रहा। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जातियों का बंटवारा हो गया है तो हम दूसरों के साथ में भेदभाव करना स्टार्ट कर देंगे। समानता का तत्व भी अधिक प्रबल बना रहा, स्ट्रोंग बना रहा कि हम सब समान हैं, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। समाज का विभाजन पेशा था, ना कि जन्म। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि पंडित के घर में इसने जन्म लिया है तो ये महान हो गया, ठीक है ना, ये पंडित हो गया, ऐसा नहीं है। क्या था, सामाजिक पेशा था। ठीक है ना, जैसे कि अगर किसी ने ब्राह्मण के घर पे जन्म लिया लेकिन वो काम क्षत्रिय के कर रहा है तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। अगर किसी क्षत्रिय ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो वो ब्राह्मण ना होकर अपने काम से क्षत्रिय बनेगा। ठीक है, उनका सामाजिक विभाजन का आधार क्या था, पेशा था, ना कि जन्म। ठीक है, उसी प्रकार परवर्ती काल की तुलना में महिलाओं की दशा भी वैदिक काल के अंदर ठीक थी। ठीक है ना, अच्छी थी। इसीलिए जो आधुनिक सुधारवादी हैं, जो सुधारक है, वो वैदिक समाज को क्या कहते हैं, आदर्श समाज कहते हैं। क्यों, महिलाओं की स्थिति अच्छी होने की वजह से, और दूसरा समाज का विभाजन पेशा होने की वजह से एक आदर्श समाज कहा जाता है। लेकिन आज तो क्या है, जो समाज का विभाजन है वो जन्म के आधार पर होता है। वैदिक आर्यों के खान पान और रहन सहन ने भी भारतीय सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। कैसे, वैदिक सभ्यता से पूर्व की संस्कृतियों में पशुपालन का मुख्य उपयोग मांसाहार के लिए किया जाता था। देखो, जो वैदिक संस्कृति से पहले जो संस्कृतियाँ आई हैं वहाँ पर जानवरों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, मांस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, जानवरों का प्रयोग मांस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मांस के लिए करेंगे तो वेट,
ठीक है, तो मांस के लिए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब वैदिक आर्य आए, उन्होंने मांसाहार के साथ साथ में दुग्ध उत्पादन पर भी विशेष बल दे दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, दुग्ध निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते रहने से ये प्रवृत्ति आगे भी बनी रही। तो आज भी ये सिस्टम चल रहा है ना कि लोग मांस का उपयोग भी करते हैं और साथ साथ में दूध उत्पादन भी करते हैं साथ साथ में। ठीक है, पशुपालन में क्लियर है, पशुपालन का मुख्य उपयोग मांसाहार के लिए किया जाता था, किंतु वैदिक आर्यों ने मांसाहार के साथ दुग्ध उत्पादन पर भी बल दिया और दूध निर्मित विशेष वस्तुओं का उपयोग करते रहे। ठीक है, जैसे उनके खाने का एक मुख्य क्या था, भोजन मक्खन था। सॉरी, वैदिक कार्यों से साहित्य, वैदिक ग्रंथों से हमें क्या पता चलता है, साहित्य विज्ञान के विकास की सूचना मिलती है। कैसे, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या उपलब्धियां की थी, प्राप्त की थी। तो देखिए, ऋग्वेद में उषा से संबंधित स्थिति के उत्कृष्ट प्रकार की काव्य झलक मिलती है। काव्य यानी कविताएं मिलती है। उषा कौन है, देवी है, तो उनसे संबंधित क्या है, कविताएं मिलती है, जिससे उनके साहित्य विकास की क्या पता चलती है, जानकारी। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम अंक गणित के क्षेत्र में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आर्यों को अंकमाला का ज्ञान था। ठीक है, उनको पता था कुछ गणना में जो उच्च गणना होती है, ऊपरी गणना होती है, उसके लिए वो दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से अब चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर ऋग्वेद के अंदर हमें किसकी चर्चा मिलती है, ऋग्वेद के अंदर हमें चिकित्सक, डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर को बोलते भीषज। ठीक है, चिकित्सक को बोलते थे भीषज। ठीक है, तो फिर अर्थ और चिकित्सा शास्त्र उनके लिए क्या था, महत्वपूर्ण ग्रंथ था। ठीक है, अर्थ और चिकित्सा शास्त्र क्या था उनके लिए, महत्वपूर्ण ग्रंथ था, और चिकित्सक को क्या कहते थे, भीषज कहते थे। तो ये वैदिक काल का महत्व है। इस काल में खगोल शास्त्र का आरंभिक विकास देखा जा सकता है। खगोल शास्त्र स्टार्ट हो गया था यहाँ से, क्योंकि वैदिक आर्यों को स्थिति का ज्ञान था। ठीक है, उनके द्वारा स्थिति, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन सब के बारे में उनके द्वारा बनाई गई यज्ञ वेदियाँ, ठीक है, जिसके अंदर यज्ञ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मान लो यज्ञ कर दिया। ठीक है, यज्ञ वेदियों का निर्माण, ठीक है, वेदियों के निर्माण से क्या पता चलता है, ज्यामिति का पता चलता है कि इन लोगों को त्रिकोण ज्यामिति का पता था। ठीक है ना, इसी प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में भी आर्यों ने अपना योगदान दिया है, और संगीत के क्षेत्र में सामवेद, जो सामवेद है वो संगीत में उनकी रुचि को दर्शाता है, जो कि क्या है, अपने आप में एक उपलब्धि है। तो आई होप आपको वैदिक युग का महत्व समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर आपने पूरा वैदिक काल पढ़ा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो पूरा समरी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे समरी बोलते हैं, वही है ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर हाँ तो भूले नहीं लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नए और एक अच्छे से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।